हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9th का जो पॉलिटी का बुक है, जो एनसीईआरटी का, उसमें चैप्टर नंबर 3 जो कि इलेक्शन है, उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं कि इलेक्शन क्या है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। आपका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का है आपका चैप्टर नंबर 3। तो आपको क्लास जो है आपका 9th हो गया, चैप्टर नंबर 3 हो गया, और यह किसके बारे में है? तो यह इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में। यह जो है सो आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और अगर हम कहें तो आपको यह एनसीईआरटी की बुक है, जो कि आपको सीबीएसई बोर्ड हो गया और बाकी ऑल बोर्ड्स हैं, वहाँ पे आपको कंसेप्ट समझने में आप काफ़ी मदद करेगा। और उसके अलावा आप जो है सो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कर रहे हैं, या एसएससी की कर रहे हैं, या एनडीए के कर रहे हैं, सीडीएस के कर रहे हैं, या आप बीए कर रहे हैं, या एमए कर रहे हैं, तो आपको यह जो है सो हमारा लेक्चर आपकी मदद करेगा। चलिए शुरुआत कर रहे हैं हम लोग इसको, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को, कि व्हाट इज़ द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो हम लोग जो है सो अगर हम बात करें तो जो डेमोक्रेसी है, पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है सो इंडिया जो है सो एक डेमोक्रेसी कंट्री है या डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है सो दो तरह से रूल होता है। एक डायरेक्ट रूलिंग होता है, जिसमें जो है सो पब्लिक डे टू डे मीटिंग करती है और उसमें पार्टिसिपेट करती है, जिसको हम लोग ग्राम पंचायत भी बोल देते हैं कभी कभार। और एक होता है इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव रूलिंग। ओके। तो जो रिप्रेजेंटेटिव हुए हैं, ये किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? तो पब्लिक के हैं। पब्लिक इनको क्या करती है कि चूज करती है, चुनाव करती है। मतलब यहाँ पे एक वर्ड आ गया, चुनाव। तो अगर मान लीजिए कि डेमोक्रेसी जो है सो पब्लिक के एक तरह से कहा जाए तो विश को पूरा करने के लिए बनाया गया था इसको। तो अब मान लीजिए कि हमने इसको हम अपना, चूँकि लार्ज पॉपुलेशन है, रिप्रेजेंटेटिव वहाँ लागू होगा जहाँ पे आपका लार्ज पॉपुलेशन होगा। जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगा वहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी लागू होगा, और वहाँ पे पब्लिक जो है सो चुनाव करेगी, ठीक है। तो जब पब्लिक चुनाव करेगी तो इसका एक टाइम पीरियड होगा कि भाई चुनाव इतने दिन में होना चाहिए, या तो आपका 5 साल या फिर 6 साल मैक्सिमम ड्यूरेशन। इसके बाद चुनाव होता है, और चूँकि 5 साल या 6 साल में जो चुनाव होता है, तो चुनाव ही बेस होता है किसका? इस डेमोक्रेसी का। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका डेमोक्रेसी का बेस जो है वह क्या है? इलेक्शन है। तो हमें इसके बारे में स्टडी होना चाहिए। अगर हम डेमोक्रेसी पढ़ना चाहते हैं तो हमें इसके बारे में समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द इलेक्शन, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, एंड हाउ द पीपल चूज, एंड हाउ द इम्पैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग इलेक्शन, वगैरह वगैरह। जितनी भी सारी चीज़ें हैं सबका हमें नॉलेज होना चाहिए। ओके। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे आपका कि इलेक्शन के बारे में थोड़ा बात करें कि इलेक्शन क्या है उसके बारे में। तो यहाँ पे स्टोरी वगैरह दिया हुआ है जो कि हमारे काम का नहीं है। जो स्टोरी जो है वो हमारे बिल्कुल काम का नहीं है, ठीक है। तो जो आपका इलेक्शन है, तो इलेक्शन में क्या होता है कि
इलेक्शन से आपका गवर्नमेंट चेंज होता है। गवर्नमेंट चेंज होने का मतलब जो पॉलिसी है वो भी चेंज हो जाएगा। और उसके बाद में एक तरह से कहा जाए तो पब्लिक के विश के हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि वही बात किया गया है कि देवीलाल नंदा और वगैरह लोग हैं और यहाँ पे वो लोग अपना वादा करते हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट को बदल देते हैं। ठीक है, और फिर जैसो आपको यहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है और वह जैसो पब्लिक के नीड्स को पूरा करती है। अब यहाँ पे आता है कि वाई डू वी नीड अ इलेक्शन। तो आपके इलेक्शन का नीड क्यों है, यह क्वेश्चन आता है कि हमें क्यों ज़रूरत है इलेक्शन की। क्योंकि यह जो है अगर इलेक्शन नहीं होगा तो एक तरह से कहा जाए तो यह बेस ऑफ द डेमोक्रेसी है। यह जो है सो डेमोक्रेसी का आधार है। अगर यही नहीं रहेगा तो डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे पीपुल जो है सो आपको पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है और वही रिप्रेजेंटेटिव बाद में जाकर के यहाँ पे गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करता है, गवर्नमेंट फॉर्म होता है एक तरह से कहा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको पब्लिक चुनता है। तो एक तरह से कहा जाए तो आपको बिना इलेक्शन के ये सारा चीज़ नहीं होगा। तो इसलिए जो है सो एक तरह से कहा जाए तो इलेक्शन जो है सो डेमोक्रेसी का जो है सो आधार है, या कहिए कि आपको इट इज द प्रोसेस ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यह जो है सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का आधार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाहिर सी बात है कि आपको इलेक्शन का आधार जो है, डेमोक्रेसी का आधार जो है सो इलेक्शन हो गया। ठीक है, तो इलेक्शन जो है किस प्रोसेस से होता है अब उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे यह जो इलेक्शन है एक तरह से कहा जाए तो डिसाइड गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्योंकि जो है सो आपका इलेक्शन के कारण ही गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को एक तरह से कहा जाए तो चेंज करती है अकॉर्डिंग टू पीपुल। पब्लिक के हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट अपने पॉलिसी को क्या करती है, बदलती है। ठीक है, तो आपको इलेक्शन कैसे डेमोक्रेटिक होगा अब इसके बारे में बात किया गया है। हम कहें यहाँ पे तो जो आपका डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आपका जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं
सारे डेमोक्रेटिक नेशन जो है यहाँ पे रेगुलर वे में इलेक्शन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक नेशन भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डेमोक्रेटिक हैं। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि बताओ कि आपका इलेक्शन है तो डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इलेक्शन है इसलिए डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी है इसलिए इलेक्शन है, तो इलेक्शन है इसका मतलब नहीं कि डेमोक्रेसी है, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक भी इलेक्शन करा रहे हैं। लेकिन अगर डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन होगा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपीएससी इसमें आपको पूछता है क्वेश्चन इस टाइप से, और आपको नहीं आएगा और आप गड़बड़ करके आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक तरह से कहा जाए तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन के क्राइटेरिया की बात करें हम यहाँ पे, क्राइटेरिया ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। डेमोक्रेटिक इलेक्शन के क्राइटेरिया क्या होंगे अगर आपसे पूछा जाए तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो क्राइटेरिया ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो आपको एवरीवन के पास में राइट टू वोट होना चाहिए, मतलब सभी के पास में वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और जो है सो वैल्यू ऑफ वोट हो वह इक्वल हो, सबके पास में राइट टू वोट हो और वैल्यू ऑफ वोट हो वह क्या हो, इक्वल हो। यह हमें समझना पड़ेगा कि वैल्यू ऑफ वोट हमें इक्वल होना चाहिए और राइट टू वोट होना चाहिए। तो डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन हो रहा है, अदरवाइज क्या हो रहा है, नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहा है। दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है कि आपको हर एक के पास में राइट टू कंटेस्ट होना चाहिए, मतलब वह जो है सो आपको इलेक्शन भी लड़ सकता है, राइट टू कॉन्टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो राइट टू कंटेस्ट भी यहाँ पे होना चाहिए, अभी एक तरह से इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो गया। तीसरा क्राइटेरिया है यहाँ पे कि जो इलेक्शन है वह रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। इलेक्शन हेल्ड्स इन द रेगुलर इंटरवल, ताकि जो है सो कोई यहाँ पे ऑटोक्रेसी में नहीं चला जाए, क्योंकि ऑटोक्रेसी में इलेक्शन नहीं होता है। चौथा है कि आपको पब्लिक जो है सो इसको चूज करे। पब्लिक अपने कैंडिडेट को चूज करे, यह भी एक क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। और आपको सबसे लास्ट जो यहाँ पे है कि इलेक्शन जो होना चाहिए यह फ्री एंड फेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन हो गया। उसके बाद में यहाँ पे जैसे यह रेगुलर इंटरवल में होना चाहिए, और दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है कि आपको इलेक्शन फ्री और फेयर मैनर में होना चाहिए, ठीक है। तो यह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो ओवरऑल जो है सो आपका क्रक्स है इस चैप्टर का कि इलेक्शन ऐसा होना चाहिए तो सही है, अदरवाइज जो है सो प्रॉब्लम होगी। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें वह है आपका पॉलिटिकल कंपटीशन।
चलिए, तो जो आपका यहाँ पे आपका पॉलिटिकल कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें रहेगी कि यह जो है सो आपको यह गुड कैसे है और यह बैड कैसे है। तो यहाँ पे गुड के पॉइंट में अगर हम कहें तो हम लोग जो है सो एक तरह से कहा जाए तो पीपुल के पास में चॉइस रहता है, और यहाँ पे आपका पॉलिसी जो होगा अकॉर्डिंग टू पीपुल होगा, और उसके बाद में नेक्स्ट जो होगा आपका पीपुल चेंज द गवर्नमेंट, ठीक है। और आपका रूल ऑफ लॉ अप्लाई होता है, और एक तरह से कहा जाए तो चलिए अभी यहाँ इसको यहीं रहने देते हैं। बैड कैसे है, तो यह जो है सो समाज को डिवाइड करता है, तो इंटीग्रिटी कम हो जाएगा, पहला चीज़ तो यह बैड हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे यह हो गया कि आपको गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है वह कंटिन्यू नहीं चल पाता है, क्योंकि सरकार बदल जाएगी तो पॉलिसी बदल जाएगी। तो यहाँ पे यह प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रही है उसके बाद में आपको एक तरह से कहा जाए तो मनी और पावर वाले लोग के पास में सत्ता रहता है, और वो लोग इसका इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है। और एक तरह से कहा जाए तो लोग जो है सो डर्टी ट्रिक्स अपनाते हैं आपको एनीवे तो विन द इलेक्शन, जिसके कारण इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं रह पाता है, जो कि इलेक्शन में एक इसेंशियल कंपोनेंट है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो कि नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के दिमाग में ये सब चीज़ें थी कि ये आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, ठीक है, तो वह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो और समाज को आगे बढ़ाने में काम करे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। तो जनरली जो है सो एक तरह से कहा जाए तो अच्छा यहाँ पे ये लिख दिए पॉलिसी जो है सो अकॉर्डिंग टू पब्लिक के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे होगा, और एक रेगुलर कंपटीशन भी इससे बना रहता है, ठीक है। तो आपको जब आपको समझ में आता है कि गवर्नमेंट सही नहीं है तो आप उसको बदल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास में वह है आपका कि व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ द इलेक्शन। अब यहाँ पे सिस्टम ऑफ द इलेक्शन के बारे में अब थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा। कि इलेक्शन का सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में अब यहाँ पे बात किया गया है कि व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो आपका जनरली जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, और यहाँ पे आपका लोकल बॉडी हो गया। तो हमारे देश में चुनाव 3 टाइप के होते हैं, जो आपको पब्लिक जिसको चूज़ करती है, या 3 टाइप के होते हैं। तो हम लोग इसको हटा देंगे और हम लोग अभी इन दोनों पे बात करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के केस में अगर बेसिक जो चीज़ें हैं अगर उसके बारे में बात किया जाए यहाँ पे, तो हम लोग जो है सो
नेशन या स्टेट को सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद में जितने पब्लिक रोल हैं लोग हैं उनके इलेक्टोरल रोल मतलब आपका वोटर लिस्ट तैयार होता है। जो एलिजिबल हैं वोट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक डेट अनाउंस होता है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और उसके बाद में यहाँ पे पावर जो रहता है आपका टेक बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब तक कि आपको यहाँ पे वो नहीं हो जाती है, इलेक्शन काउंटिंग नहीं हो जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे नॉमिनेशन का डेट भी फिक्स हो जाता है। फिर जो है सो यहाँ पे वोटिंग होता है, फिर जो है सो यहाँ पे काउंटिंग होता है, और फिर जो है सो यहाँ पे रिजल्ट आता है। और इस सब के बीच में आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है सो और RPA 9051 अप्लाई होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 9051। तो ये जो है सो आपका इलेक्शन का ओवरऑल प्रोसीजर है भारत देश में, ठीक है। अब इसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है सो आपको पहले आपका ये जो है सो कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है नेशन या स्टेट को, और फिर जो है सो उसको जो है सो वहाँ पे इलेक्शन डेट का अनाउंसमेंट होता है, और वहीं से जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना शुरू कर देते हैं लोग। और उसके बाद में फिर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, फिर जो है सो आपको यहाँ पे वोटिंग वगैरह होता है, और वोटिंग होने के बाद में आपका एक तरह से कहा जाए तो उसको जो है सो स्टोर किया जाता है सही जगह पे, उसको रखा जाता है। फिर उसके रिजल्ट के जब काउंटिंग होती है, काउंटिंग के बाद डिक्लेरेशन होता है। तो अब यहाँ पे जो इसमें थोड़ा सा और माइन्यूट में अगर हम जाते हैं तो दूसरा चीज़ है यहाँ पे आपका कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो आपका रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भारत देश में अगर जनरली आपको माइनॉरिटी की बात करें या एक तरह से कहा जाए तो वीकर सेक्शन हो गया, तो इसमें आपका शेड्यूल कास्ट हो गया और शेड्यूल ट्राइब्स हो गया। इसके लिए जैसे अलग अलग सीट रिजर्व है, और जो सीट रिजर्व होगा वह जो है सो शेड्यूल कास्ट ही लड़ सकता है या शेड्यूल ट्राइब्स ही लड़ सकता है। उसके अलावा शेड्यूल ट्राइब जो है सो जनरल के सीट पे भी लड़ सकता है, शेड्यूल कास्ट जनरल के सीट पे भी लड़ सकता है, लेकिन जनरल शेड्यूल ट्राइब्स के या शेड्यूल कास्ट के सीट पे नहीं लड़ेगा, यह याद रखिएगा। और यह जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा राइट इसलिए दिया गया है क्योंकि जो है सो यहाँ पे इक्वालिटी आए समय के साथ में। समय के साथ में जो है सो जो डाउन ट्रोडन है, जो ब्रोकन लोग हैं, उनको भी समाज में जगह मिले और वो भी अपने आप को विकास कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो आपको ये चीज़ें की गई है ताकि जो है सो SC और ST को यहाँ पर रिजर्व सीट दिया गया है। तो आपको यहाँ पे लोकसभा में 84 सीट जो है रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। तो आपको शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट आपको यहाँ पे रिजर्व है। ये आपका 2019 का डेटा है, अगर आप लोग फिर से एक बार मैच कर लीजिएगा चेंज। और उसके बाद में आपका 47 सीट जो है आपको ST के लिए है। तो आपको 47 और 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो शायद 94 हो जाएगा, उसमें से 10 कम कीजिए तो 84 हो गया। तो इस तरह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पे ये चीज़ें की गई है। उसके अलावा क्योंकि हमारे यहाँ तो और बहुत सारे लोग OBC वगैरह भी हैं, लेकिन आपका लोकल बॉडी में 1/3 आपका सीट जो है सो रिजर्व है
फॉर वुमेन। यहाँ पे एक अच्छा स्टेप है क्योंकि वुमेन भी आपको घर से बाहर नहीं निकल पाती उसके लिए। अब उसके बाद में हमने आपको प्रोसीजर तो पूरा बता दिया है, लेकिन यहाँ पे वोटर लिस्ट की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जो वोटर लिस्ट है यह जो है सो 21 साल पहले था, अब यहाँ घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। और मेरे ख्याल से यह जो है सो 61st अमेंडमेंट में किया गया था, ठीक है, 1989 में। आप लोग ज़रा देख लीजिएगा, हमें थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, बट ठीक है, आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा। तो 18 साल कर दिया गया। वोटर लिस्ट जो है सो कौन बनाता है? आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है, ठीक है, जो 18 साल हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बस इतना ही है, और सबको जो है सो यहाँ पे इक्वल वोटिंग राइट दिया गया है। ठीक है, दिस इज़ द इक्वल वोटिंग राइट है। तो एक तरह से यह लिस्ट है, और जब इलेक्शन होता है तो आपको सबको यहाँ पे एक तरह से चांस दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में जो बात किया गया है, यही है कि सबको जैसो इक्वल वोटिंग राइट मिले, और सभी लोग जैसो अपने इच्छा के हिसाब से अपने कैंडिडेट को वोट दे पाएँ, क्योंकि हम लोग जैसो एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए, अदरवाइज जो है सो डेमोक्रेसी का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पे तो आपका नेक्स्ट जो पॉइंट होगा यहाँ पे वो ये होगा आपका कि इसको जो है सो 18 साल के बाद में अब नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट की बात करते हैं। तो हालांकि हम ये सब चर्चा कर चुके हैं, लेकिन चलिए तो कैंडिडेट का जो आपका नॉमिनेशन है इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका एलिजिबल हैं, जनरली जो है सो आपको 25 साल तक के लोग एलिजिबल हैं, वह जो है सो आपको यहाँ पे नॉमिनेशन करा सकते हैं। तो नॉमिनेशन में यहाँ पे एजुकेशन की बात नहीं किया गया है कि क्या एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर एजुकेशन आप लगाइएगा तो आपको 80% लोग ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, तो फिर आपके देश में डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पे एजुकेशन के क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपको जब आप नॉमिनेशन कराएंगे तो आपको एक शपथ पत्र या ओथ लेना पड़ेगा कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद में जो आपका इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, तो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है उसको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे इक्वालिटी की बात नहीं है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ़ प्रपोजर और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है इनको ज़्यादा लगता है। और मान लीजिए कोई पार्टी बेस्ड कैंडिडेट है तो उसके लिए इजी है प्रोसेस। तो यह एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं दिखता है, लेकिन इसके कारण क्या है कि अगर ये नहीं होगा तो सब लोग जो है सो नॉमिनेशन भरने चले जाएंगे। तो सब लोग जब नॉमिनेशन करने चले जाएंगे तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इलेक्शन जो है सो बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे यह स्क्रीनिंग की गई है कि यह स्क्रीनिंग रहेगी कि भाई हमें इतना ही जो इसके लिए सही में वो है वही जाए, बिना मतलब के फालतू लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाए, इसके लिए ये सब प्रक्रिया की गई है। ओके, तो आपको नॉमिनेशन हो गया कैंडिडेट का, नॉमिनेशन हम लोगों ने यहाँ देख लिया। उसके बाद में नाम विड्रॉल वगैरह के बारे में बात किया गया है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो 90% लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सब लोग तो एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि जब सभी लोग एजुकेटेड नहीं हैं और अगर उनको ये राइट नहीं दी जाएगी, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, तो आपको इक्वालिटी के अगेंस्ट हो जाएगा और लोग इसका प्रोटेस्ट करने लगेंगे। तो यहाँ ये प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा किया गया। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका कि इलेक्शन कैंपेन। तो जो आपका यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन है, यह क्या कह रहा है
तो आप जो है सो जनरली जो पार्टी है या जो लीडर है वो आपको तो पब्लिक के सामने जो है सो यहाँ पे अपने व्यू को एक्सप्रेस करते हैं और आपको टोल्ड अबाउट देयर डेवलपमेंट प्लान। और जब ये बोलते हैं तो पीपुल हो जाता है यहाँ पे इजी टू चूज कर लेता है, क्योंकि पीपुल उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है। तो यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन जो है सो उनको थोड़ा सा मदद कर देता है, ठीक है, कि आपको किसको चुनना चाहिए और किसको नहीं चुनना चाहिए। इसके लिए टेलीविज़न पे आपको डिबेट भी होता है। और कुछ कैंपेन की बात करते हैं तो जैसे आपको रिमूव द पॉवर्टी, जो पुराने हैं आपके इंदिरा गांधी के टाइम पे, रिमूव पॉवर्टी, सेव डेमोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद में क्या है आपका सेव डेमोक्रेसी के बाद में जैसे आपको लैंड टू द टीलर हो गया, सेल्फ रेस्पेक्ट हो गया। तो ये जो है सो कैंपेन का जो है सो एक इम्पोर्टेंट जो कैंपेन है उसके बारे में बात किया गया है कि ऐसा भी किया गया फ्यूचर आपको पास्ट में, ताकि जो है सो ये पब्लिक को समझ में आए कि हमें किसको वोट देना चाहिए। उसके लिए जो है सो हमें प्रॉपर व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। तो चूँकि ये जो है सो एक व्यवस्था है जिसमें आप बताते हैं, कैंडिडेट बताता है कि हम जो है सो भविष्य में ये आपके लिए काम करेंगे, इसलिए आप हमें क्या कीजिए, वोट दीजिए। तो यह जो है सो कैंडिडेट आपको बताता है और इससे जो है सो जो जनता है वो उसको आसानी हो जाती है कि हमें इसको चूज करना चाहिए और इसको नहीं चूज करना चाहिए, इसके लिए। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो प्रॉब्लम है जो आपको अकॉर्डिंग टू इलेक्शन लॉ आपको कैंपेन के बाद में यहाँ पे आती है कि यहाँ पे मिसयूज नहीं करना अपने पावर का। कैंपेन में लोग क्या करते हैं, दारू बांटने लगते हैं, पैसा बांटने लगते हैं, तो यह नहीं होना चाहिए। इसके लिए इलेक्शन कमीशन जो है सो एक्टिव रहता है कि ऐसा नहीं हो दें, रोकने के लिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है यहाँ पे जो स्पेंडिंग है उसके बारे में बात किया गया है। इसमें जो है सो आपको लिमिट रखी गई है, स्पेंडिंग में जो है सो लिमिट को सेट किया गया है कि आप इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में वर्शिप वगैरह के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। और उसके बाद में आपका पोलिंग एंड काउंटिंग होता है तो वोटर लिस्ट के हिसाब से। उसके बाद में आपका ईवीएम हो गया, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो गया, जो आपको काउंटिंग पहले आपको बैलेट पेपर पे होता था, अब ईवीएम पे होता है, तो आपको काउंटिंग और आसान रहता है और फिर जो सिलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको इतना ही था, ठीक है। थैंक यू।